बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इन अल्लाह व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जो है हमारा सेकंड ईयर यानी कि इंटर की जो है मैथ्स का हमारा वन शॉट लेक्चर है। आज हम इसमें जो है इंटर की जो पूरी मैथ है हम उसको जो है इस वन शॉट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जो है 4 दिन रह गए, 4-5 दिन रह गए जीसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, तो सोचा कि जो है काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि हमें मैथ जो है समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं आज आपको जो है इंटर की जो है मैथ्स आपको समझाऊंगा, ठीक है, वन शॉट लेक्चर में। इंशाल्लाह आज हम इस शॉर्ट लेक्चर में यानी कि वन शॉट लेक्चर में हम पूरी मैथ्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जो है आप पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स देखें ये क्या है, देखो इसमें मैं आपको इस लेक्चर में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें भी एक है जो चैप्टर मतलब उस चैप्टर में किस जो है टॉपिक जो है मतलब जो भी टॉपिक होगा उसको जो है वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, वो टॉपिक है क्या, उसमें कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट उससे जिस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें खाली एमसीक्यूज नहीं समझाऊंगा कि एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करा दूँ, नहीं, मैं आपको पूरा लेक्चर आपको समझाऊंगा, पूरी आपको बात समझाऊंगा, ठीक है। वो टॉपिक आपको पूरा क्लियर कराऊंगा और उसमें किस तरीके से एमसीक्यूज बनेंगे उसको सॉल्व करने का बिल्कुल मेथड भी समझाऊंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये और इसमें इंटर की पूरी फिजिक्स आपको हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें से जो भी एमसीक्यूज आएंगे तो आप वो इजीली हल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो है जीसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन का जो है हमारा लेक्चर नंबर जो है हमारा वन शॉट लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करने लगे, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो मैंने पहले लिख रखे हैं, ठीक है। हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन है, लिमिट है, स्ट्रेट लाइन द स्ट्रेट लाइन है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, सर्किल और वेक्टर्स है, ठीक है। ये 7 जो टॉपिक्स हैं ये मतलब चैप्टर के नाम भी हैं और ये टॉपिक के नाम भी यही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे जो मतलब आ सकते हैं, तो वो ये 5 है शुरू के, ठीक है। जैसे फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, द स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन में क्या होगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है और स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक्सटर्नल और जो है इंटरनल जो ये भी फार्मूले होंगे वो मैं सब आपको अभी मैं आपको समझाऊंगा और करवाऊंगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव है, ठीक। काफ़ी सारे को मसला इसमें आ रहा था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और फंक्शन में से भी एमसीक्यूज आएंगे। तो अब ये जो है इसमें आपको वो एमसीक्यूज बेसिक देगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से यानी कि जो हमारी ऊपर की तय होती है ना समंदर की, इस तरह से मतलब ऊपर के एमसीक्यूज देगा वो आपको। इस तरह से ज़्यादा डीपली नहीं देगा कि आपको बोल दे कि डेरिवेटिव की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, या फंक्शन आपको बोल जाए कि पार्शियल पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा। तो इस तरह नहीं देगा वो, बस बेसिक आपको फंक्शन देगा, बेसिक फंक्शन देगा। लाइक आपको कोई भी फंक्शन दे देगा, लाइक जैसे आपको ये फंक्शन दे दिया उसने, ठीक है, कि आपको ये एफ ऑफ एक्स जो है आपको फंक्शन दे दिया उसने कि 2x² प्लस का जो है 3x प्लस का 1, ठीक है, ये फंक्शन दे दिया उसने। और x की वैल्यू आपको यहाँ पर जो दी है उसने 2 दे दी। तो बोल रहा है कि नहीं ये फंक्शन, फिर आप बताओ इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको अभी जो है समझाऊंगा आगे, ठीक है। पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पहले फंक्शन है, सारा काम ही हमारा फंक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। फंक्शन समझ में आ गया, फिर फंक्शन से लिमिट आ जाएगी, फिर उससे डेरिवेटिव आ जाती है, फिर डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन आ जाती है। तो ये सब आपस में इनका रिलेशन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन होता है क्या है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फंक्शन के ऊपर, ठीक है। पहले आप समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो वो आपको क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये मैं आपको सेट वाला टॉपिक पढ़ा चुका था, लेक्चर 1 ही हमारा सेट के ऊपर था कि सेट होता है क्या है, ठीक है, ये बेसिक लेक्चर था। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी जो है एलिमेंट हो, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट हो। जैसे मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर मैं जो है 1 अगर लिख लूँ, ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। और एम्प्टी सेट क्या होता है, जो हमारे पास खाली होता है, ठीक है, जो हमारे पास खाली सेट होता है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट मौजूद हो और वो उसमें क्या हो कि लॉ ऑफ एसोसिएट लग रहा हो किसके ऊपर, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, हैविंग यूनिक इमेज इन बी। अब देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली वो कह रहा है कि आपके पास 2 सेट हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 सेट बना लेता हूँ। ये मेरे पास ए सेट है हमारे पास, जो मैं कह रहा था 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABC, ठीक है। ये ए के एलिमेंट्स आ गए और ये बी के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। तो ए के एलिमेंट्स मेरे पास क्या है 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास ABC,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोल रहा था, लॉ ऑफ एसोसिएशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, वो क्या कह रहा है, कोई एक लॉ लग रहा है, वो लॉ कौन सा, एसोसिएशन लॉ लग रहा है हमारे पास, किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर। इस सेट के ऊपर हमारे पास कोई एक लॉ जो है यूज़ हो रहा है। ठीक है, उस लॉ से यूज़ होने के बाद क्या हो रहा है, वो कह रहा है कोई एक यूनिक इमेज बना रहा है एवरी एलिमेंट। ठीक है, किसका, सेट ए का। सेट ए का कोई भी जो है एलिमेंट वो क्या कर रहा है, यूनिक इमेज बना रहा है, यानी कि एक इमेज बना रहा है किसमें, सेट बी में। यानी कि देखो क्या हो रहा है, लॉ ऑफ एसोसिएट का पहले मतलब समझो। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएट का मतलब क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएट का मतलब है कोई रूल। ठीक है, कोई रूल के मुताबिक क्या हो रहा है, हमारे पास एक यूनिक इमेज क्रिएट हो रही है कोई भी इस वाले एलिमेंट की। जो ये वाला वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, इसकी कोई जो हमारे पास इसका एलिमेंट है वो यूनिक इमेज बना रही है, यानी कि एक न्यू जो है हमारे पास पिक्चर जो है बन रही है किसमें, सेट बी में। जैसे 1 जो है ए की इमेज बना रहा है, 2 जो है बी की इमेज बना रहा है, सी जो है 3 जो है यानी कि सी की इमेज बना रहा है। अगर हम इसको आसान तरीके से समझाऊं तो फंक्शन बेसिकली होता है क्या है। ठीक है, आसान तरीके से समझते हैं, अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ, इधर जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये मिसाली के तौर पे ये आपके पास कोई एक बॉक्स है। ठीक है, ये आपके पास कोई बॉक्स है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो है इनपुट दिया, क्या करा, कोई इनपुट पुट करा, और हमें क्या मिलता है जब हम किसी भी चीज़ में अगर इनपुट देते हैं, जैसे कंप्यूटर है। ठीक है, इस कंप्यूटर में मैंने इनपुट दिया तो मुझे क्या मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, आउटपुट मिला तो बीच में ऐसा क्या हुआ, तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, तो बीच में जो हुआ है हम उसे कहते हैं वो क्या हुआ, फंक्शन हुआ है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फराइज अंजाम देना। ठीक है, क्या है, फराइज अंजाम देना, अंजाम देना। यानी कि कुछ जो है हम कोई भी इनपुट पुट करते हैं और हमें आउटपुट कुछ नया आउटपुट मिलता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास ए सेट है। ठीक है, जो क्या था हमारे पास 1 2 3, और बी सेट था मेरे पास ए बी सी। तो मैंने क्या करा था, मैंने A1 पुट किया था। ठीक है, और हमारे पास कोई रूल लगा था, कोई रूल क्या था, वो कोई भी रूल हमें लगा, यानी कि कोई फराइज अंजाम हुआ, कोई फंक्शन हमारे पास यूज़ हुआ, तो हमारे को कोई न्यू इमेज मिल गई। वो किसकी मिली, ए की। यानी कि इनपुट हमने 1 पुट किया तो हमें ए मिला, हमने 2 पुट किया तो हमें बी मिला, 3 पुट किया तो हमें सी मिला। तो बेसिकली फंक्शन क्या, अगर हम इनपुट पुट करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, और बीच में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ये पूरा क्या फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वो पीछे जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई वो बेसिकली वो अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, बहुत अच्छी है। ठीक है, अब दूसरी एक और बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो मेरे को एक बात याद आई, चलो मैं बुक में ऐसा भी करवाऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम एक। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको एग्जाम्पल लिखवाई थी ना। लाइक सपोज वो आपको इस तरीके से फंक्शन देगा, क्या देगा, आपको बोलेगा कि एफ ऑफ टू क्या है। देखो बेसिकली फंक्शन होता है क्या, हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पूरा जो हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है फंक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास पूरा फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है बराबर होता है वाई के। ठीक है, अब वाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मैं अगर डेरिवेटिव के मुताबिक बताऊँ, डेरिवेटिव के हिसाब से भी आप ये याद रख लो कि वाई यहाँ पे क्या है, वाई हमारे पास यहाँ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वाई क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एफ ऑफ एक्स यानी कि अगर आप एक्स ले लो। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहाँ से आ गया, ये भी सवाल पैदा होता है। ठीक है, ये है ना सवाल, अगर आपके जहन में पैदा हो कि भाई यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ से आ गया। देखो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, हमें y मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसा अभी मैंने लिखा है ना, जो है एफ ऑफ 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका क्या होगा, ये इस तरीके से आपको सवाल गिवन होगा। सवाल पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसा आपके पास सवाल गिवन होगा 2x स्क्वायर प्लस का आपके पास हो जाएगा 3x प्लस का 1। ठीक है, ये मैंने पीछे अभी आपको लिखी थी ना इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आपको गिवन होगी। और ये क्या है यहाँ पे आपके, यहाँ पे देखो मैंने x लिखा है ना, तो ये 2 क्या है आपके पास, x की वैल्यू है। ये 2 क्या है आपके पास, x की वैल्यू है। तो हम इस 2 को जो क्या करेंगे, हम x की जगह पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स, और जो एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा किसके, वाई के। तो ये हमारे पास पूरा क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम x पुट कर रहे हैं तो हमें y मिलेगा। अब x किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं ना, वो तो हम खुद पुट कर रहे हैं। जैसे मिसाल है, अभी सवाल में उसने 2 दे दिया। ठीक है, तो हम भले खुद भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पुट करेंगे 1 2 3 4, तो वो हम जब पुट करते रहेंगे तो हमें y मिलता रहेगा। ठीक है, y जो है मतलब y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है। y क्या कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। ठीक है, और जो है x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इस वजह से x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो अभी एक चीज़ आपको समझाऊंगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो यानी कि देखो अब क्या है, यहाँ पे ये जो 2 है ना,
हम क्या कर रहे हैं, टू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे जब टू इसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो जब टू पुट कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, वो खिलाता है हमारे पास, जब हम जो चीज़ पुट करते हैं वो हमारे पास क्या खिलाता है, डोमेन। ठीक है, यानी कि हम डोमेन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलती है, रेंज मिलती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना सारा, फर्स्ट ईयर में, इंटर में पढ़ा होगा। तो आप डोमेन पुट करते हो, हमें रेंज मिलती है। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दे दे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एफ ऑफ टू की जगह वो बोल दे खाली एफ ऑफ एक्स दे आपको, ठीक है, एफ ऑफ एक्स देने के बाद आपको यही फंक्शन दे दे 2x² प्लस का 3x। ठीक है, ये मैं हर मैथमेटिक्स है ना उस लेवल तक की समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं देगा। ठीक है, मैं 2D पॉइंट ही आपको जो ये सोचा था मैं कि 2D पॉइंट ही बताऊंगा, लेकिन अब ये बेसिक जो ये बात चल रही है तो फिर मैं सोचा थोड़ा एक और दो बात आपको और बता दूं। ठीक है, ये हर मैथमेटिक्स में मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल तक की मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि अगर जैसे आपको इस तरह का फंक्शन दे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और जो है आपको ये फंक्शन दे, ठीक है, अब बोले कि इसकी जो है रेंज क्या होगी। ठीक है, आपको इस तरीके से सवाल देगा कि आपको ये फंक्शन देगा, उसकी पूछेगा रेंज क्या होगी। रेंज क्या है हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, और डोमेन क्या है, यहाँ पे देखो सवाल में डोमेन दे रहा है 2, लेकिन यहाँ पे नहीं दी, तब यहाँ पे क्या करोगे आप, खुद ही डोमेन पुट करोगे। यानी कि क्या करोगे आप, सारे रियल नंबर पुट करोगे। कौन कौन सा रियल नंबर, कौन कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। पहले आप 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, जरूरी नहीं है कि 1 ही पुट करो, आप -1 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, रियल नंबर तो सारे ही होते हैं ना, सारे रियल नंबर होते हैं। तो पहले 1 पुट करोगे, फिर जो है आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, या इस तरह करोगे 1 फिर -1 फिर +2 -2 +3 -3। तो एक एक करके जब पुट करोगे तो आपके पास जो है रेंज आती जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ हमें डोमेन पुट करनी है और हमें रेंज मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो ये सवाल है जो हमें एफ ऑफ 2 पुट, यानी कि 2 पुट करना है किसकी, एक्स की जगह। तो यहाँ पे देखो 2 हमारे पास सेम इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इसमें मैं 2 पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह पे। तो मैंने 2 पुट किया, उसका स्क्वायर +3 एक्स की जगह पे 2 प्लस का 1। सही है, एक्स की जगह से मैंने 2 पुट किया, इसका स्क्वायर लो तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। ठीक है, उसके बाद 3 2 6। ठीक है, +1 आपके पास ऐसा का ऐसा रहा, तो 8 और 6 कितना होता है, 14, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये 15 हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई इसकी रेंज। ठीक है, और ये 2 जो हमारे पास यहाँ पे जो ये 2 था, ये क्या था, डोमेन था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपको देगा, बस इस तरीके से। ठीक है, ये जो सब मैंने आपको फंक्शन ये पढ़ाया है, ये फंक्शन ये सब कुछ ही नहीं है। ठीक है, बस आपको सीधा सीधा ये देगा इस तरीके से सवाल। ठीक है, आपको बोलेगा कि जो ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें डोमेन ये है, तो इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी ना, तो वो आपने पुट कर देनी है बस। यहाँ पे जैसे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे -2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है। तो XYZ वो जो भी वैल्यू आपको देगा, तो बस वो आपने पुट करनी है और आपको क्या होगी, रेंज मिलती जाएगी। ठीक है, मतलब एक ही रेंज आपको मिलेगी। अगर ज़्यादा हो गया तो बस ज़्यादा, अगर आप वैल्यूज़ आप जो है दूसरी पुट करोगे तो और वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, बस इस तरीके से आपको सवाल देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये मेरे पास आ गई इंटर की जो है पुरानी वाली बुक, इसमें से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने क्या डिस्कस करना है, लिमिट और फंक्शन डिस्कस करना है ना। तो देखो लिमिट और फंक्शन हमारे पास आ गया, फंक्शन एंड लिमिट। फिर ये हमारे पास दूसरा टॉपिक आ गया, कौन सा, द स्ट्रेट लाइन वाला। फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 3। ठीक है, उसके बाद आ गया डिफरेंशियल जो है डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी, जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एप्लीकेशन इसकी आती नहीं है, एंटी डेरिवेटिव आएगा, तो बिल्कुल सिंपल आपको देगा, कोई इतना मुश्किल नहीं देगा। अभी मैं इस बुक में से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर अभी जो है आप बोलो कि सर न्यू बुक भी आ चुकी है इंटर की, तो भाई न्यू बुक जो है ना, न्यू बुक में से वो सवाल नहीं देगा। ठीक है, बेसिक ही आपको जो है सवाल आएंगे। आप सैम्पल पेपर उठा के देखो, मैंने सैम्पल पेपर मैंने जो है उस पर वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसकी लिंक जो मैं आई बटन में दे दूंगा। लेकिन सैम्पल पेपर आप देखना, मैंने मैथ्स को आपको दिखाए थे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो उसमें डेरिवेटिव का क्वेश्चन उसने लाजमी दिया हुआ था एक। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव आएगा और जो है, ठीक है, डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव के बाद जो है उसने टिग्नोमेट्री दिया हुआ था, तो टिग्नोमेट्री भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कल जो है टिग्नोमेट्री के ऊपर भी लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि जो बेसिकली टिग्नोमेट्री लाजमी देगा वो, जैसे वो साइन के पूछ लेगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिग्नोमेट्री पोर्शन। ठीक है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन आई थिंक लाजमी देगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये इसी बुक में से मैं आपको कराऊंगा। न्यू बुक है ना, अगर न्यू बुक की बात करें तो न्यू बुक है ना बहुत हार्ड आई है। ठीक है, न्यू बुक बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसमें से सवाल नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि न्यू बुक जो बनी है ना आपके, मैंने खुद ने अभी देखी थी,
कुछ टाइम पहले, तो न्यू बुक जो दी है ना उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल में दी है, ठीक है, जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है अभी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है, मतलब जो यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हों को जो पढ़ाया जा रहा है ना वो सारा यूनिवर्सिटी लेवल पे दी हुई है उन्होंने इंटर की बुक, ठीक है। आपका जो है आप यहाँ पे डेरिवेटिव पढ़ा है, वहाँ पे दे रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो आप यहाँ पे क्या सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो इक्वेशन का डेरिवेटिव आप ले रहे हो, ठीक है, जो आपके इंटर की बुक में दिया है। न्यूमेरिकल्स मेथड्स दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया उन्होंने, पार्शियल अलग, ऑर्डी अलग, ठीक है। इसका क्या कहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो अलग। तो मतलब काफ़ी जो है आपके जो जो लेवल की बनाई है ना इन्होंने इंटर की बुक, वो बहुत यूनिवर्सिटी लेवल की, ठीक है। लेकिन खैर जो आपका बेसिक आएगा, से बेसिक सवाल आएंगे, तो मैंने आपको फंक्शन तो समझा दिया है, ठीक है। फंक्शन का बस इस तरह से सवाल आएगा, आपसे रेंज पूछेगा, ठीक है। अब क्या चलते हैं लिमिट पे। अब लिमिट क्या होगा, ठीक है, देखो ये फंक्शन था मैंने आपको बता दिया, ये सेट आपने पढ़े होंगे सारे नंबर सिस्टम, ये तो आप पढ़ के आ चुके हो, जो मैंने अभी आपको सेट में पढ़ाया ये आएगा नहीं, ठीक है। बस जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टाइप्स हैं, ठीक है, ये टाइप्स भी आपकी नहीं आएंगी, बस जो जो बेसिक आएगा वो मैं आपको 2D पॉइंट बता रहा हूँ बात, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाता है लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो लिमिट क्या होती है हमारे पास, देखो बेसिकली लिमिट होती क्या है, एक मिनट में पर्चे पे लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। लिमिट होती क्या है, देखो बेसिकली जैसे मिसालिया के तौर पे, मतलब ये आपका घर है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से भी अपने घर की तरफ आ सकते हो और यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। बस हमें क्या करना होता है, हमें अपने घर की तरफ पहुँचना होता है, ठीक है। ये इस तरीके से लिमिट है। अभी जब हम लिमिट यूज़ करेंगे जो है इसके क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। बस आप जो है मतलब आपका ये समझ लो ये पॉइंट है, आपको उस पॉइंट पर आना है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, ऐसा ही है। तो हमें इस पॉइंट पे नहीं पहुंचना, हमें इस पॉइंट के करीब करीब पहुंचना होता है, ये लिमिट होती है, ठीक है। और ये किस पे का लिमिट किसके ऊपर वर्क करती है, वो फंक्शन के ऊपर वर्क करती है। हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा उसके ऊपर लिमिट वर्क करेगी, ठीक है। इसी तरीके से डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है, वो डेरिवेटिव का उलट होती है, डेरिवेटिव का जो है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि उसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी उसका एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास, ठीक है, इस साइड पे जो आपके नंबर्स होते हैं ना, ये देखो इस साइड पे जो आपके नंबर्स होते हैं, यहाँ अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम के हिसाब से चलें तो इस साइड में जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे अगर चलें तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरीके से आपके नंबर जाते हैं। तो अब देखो सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन देगा, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो गिवन है, क्या दे रहा है वो क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वो दे रहा है हमारे को एक क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइड्स बाय x माइनस 3, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रहा है, तो मैंने बुक रख दी साइड में। अब देखो यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 या लिमिट अप्रोच टू 3। अब देखो लिमिट क्या है, अप्रोच कर रही है 3 पे, ठीक है। यानी कि अब हमें जो है मतलब यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, इससे सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट जब हम लगाएंगे ना, यानी कि ये 3, ठीक है, यानी कि फंक्शन पर जब जैसे मैंने अभी फंक्शन समझाया ना कि हम x की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये भी x की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 3 है नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 3 है, हम अप्रॉक्सीमेटली मान रहे हैं, यानी कि समझ लो यार कि मिसाल है ये 3 जो है, ये 3 की जगह समझ लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। तो ये x की वैल्यू जो है हमारे पास, हम इसके करीब करीब जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पर नहीं पहुँच रहे। यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रही है ना, तो आंसर हमारा 3 नहीं आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जैसे 2.99, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये हमारा आ जाएगा उलट आ जाएगा, ठीक है। हम जो है 3 पॉइंट हमारे पास 011 आ जाएगा, इस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है हायर जो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम सवाल को समझते हैं, अगर बात ज़्यादा आगे जाएंगे तो बात बहुत आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो हम बस इसमें क्या करना है, आपने जो है बचना है 0/0 की कंडीशन या इन्फिनिटी की कंडीशन से, बस इसमें आपने ये करना है। यानी कि देखो ये आपके पास जो है सवाल गिवन है, सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। ये आपको एक सवाल गिवन दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या है, x की वैल्यू आपको दे रहा है कि 3 है, ठीक है। अब इसके अंदर x की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ऐसा ही है। सिर्फ मैंने x की वैल्यू पुट करी है 3, ठीक है, वो मैंने आप पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9, माइनस का 9 सेम रहा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 3 यहाँ पे सेम ही अभी मैंने रखा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गई, 0/0 की कंडीशन आ गई, जो कि मैंने क्या बोला, ये नहीं आनी चाहिए, क्या ये नहीं आनी चाहिए, ना 0/0 आए ना इन्फिनिटी आए, बस इन दोनों से बचते हुए हमें क्या करना है, लिमिट को लगाना है। देखो बेसिकली लिमिट का फंक्शन जो
लिमिट का जो कॉन्सेप्ट आया वो किस वजह से आया, इसी की वजह से आया कि हमारा आंसर जब इन्फिनिटी आ जाता था, जब ऐसे फंक्शन आ जाते थे जिसका आंसर हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्यूब कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं क्यूब कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। और 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। ठीक है, ये समझो। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटा के क्यूब लगा दिया, ठीक है, ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मैं समझ लो कि ऊपर 1 है, नीचे हो गया 0, ये 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे जब 1/0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी से बचने के लिए, ये 0/0 की कंडीशन से बचने के लिए हमने क्या करा, लिमिट का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, अब समझ में आई। अब देखो यहाँ पर 0/0 की कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें किसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जो है a² - b² का फार्मूला लग रहा है। वो क्या होता है, a - b और a+b। ठीक है, ये मेरा पास लग रहा है, यानी कि x² - 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x²। ठीक है, x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर किसके, 9 के बराबर होता है ना। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया और x - 3 सेम रहा। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूँगा, ठीक है, आगे देखो मैं जो है इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, x - 3 और x+3 और डिवाइडेड बाय x - 3 सेम ही रहा। ठीक है, तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, खाली यहाँ पे x+3 बचा मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अब लिमिट अप्लाई करूँगा। ठीक है, अब देखो, अब जब लिमिट अप्लाई करी मैंने, अब जब लिमिट अप्लाई करूँगा 3, तो यहाँ पे जब मैंने 3 पुट किया किसकी, x की जगह पे, तो 3 + 3 कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। पहले क्या आ रहा था 0/0, अब देखो मेरे पास 6 आ गया। तो मेरे जो है आंसर वो सही आ गया, यानी कि लिमिट अब जो है अप्रोच कर गई इसके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अब जो है समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपको फंक्शन देगा। ठीक है, जैसे उसमें फंक्शन दिया था, फंक्शन में तो ये कोई फंक्शन देगा और लिमिट आपको दे देगा। आपने क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। अगर 0/0 आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है, ये दो कंडीशन आ जाती है, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, यानी कि लिमिट जो है अप्रोच नहीं कर रही। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आप पुट करोगे, आपके पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो कुछ भी आंसर हो सकता है, 2, 1, +1 और जो है आपके पास 9, 6, 5 जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आंसर नहीं आएगा, वो ये कंडीशन आ जाएगी 0/0 या इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो आपने क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, वो अब किस मेथड से सॉल्व हो रहा है वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, मे भी शायद लिमिट में दे या ना दे, लेकिन मैं आपको फिर भी मैं समझा दूँ ना यार, इनके लिए। ठीक है, तो ये इनके लिए मैं सोचा आपको समझा दूं। तो देखो ये क्वेश्चन आपको जो है, ये मैंने ये सेकंड क्वेश्चन लिया। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी शायद 0/0 की कंडीशन बनेगी। तो आपने इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, वो जिस कंडीशन से या फार्मूले से सिंप्लीफाई हो रहा होगा, बेसिकली वो टिग्नोमेट्री पोर्शन से ही थोड़ा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर में टिग्नोमेट्री पर अपलोड करूँगा। अच्छा, इसके जो है बेसिक जो है मेन जो चीज़ें समझ लो। ठीक है, देखो साइन x डिवाइडेड बाय x, जिसकी लिमिट जो है 0 दे रहा हो, तो वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये मैंने मॉक टेस्ट में भी समझाया था, ये कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से cos x जो है, cos जब 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, और इसके अलावा आता है एक e की पावर x। ठीक है, e की पावर x और डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, वो भी क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, वो भी आगे ही कहीं लिखा होगा, खैर वो उसको छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, बस ये रहा। ठीक है, e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अगर उस पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हो 0, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी 1 के बराबर, ये कांस्टेंट है। ठीक है, वो याद रखना है ये चीज़ें। अगर इस तरीके से कोई फंक्शन देते तो वो 0 के ही बराबर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखो क्या है, आगे हमारे पास आ जाता है द स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर। ठीक है, कौन सा आ जाता है, द स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, अब द स्ट्रेट लाइन में क्या होगा हमारे पास, इसमें से दो जो है फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो द स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में से सिर्फ दो जो है फार्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, एक आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो डिस्टेंस हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डी। ठीक है, हमारे पास होता है रेडिकल x2 माइनस का x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 होल स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास अगर तीसरा पॉइंट भी अगर गिवन हो तो हम क्या करेंगे, एक और जो है यहाँ पे ले लेंगे z2 माइनस का z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, ये मैंने मॉक टेस्ट में दिया था क्वेश्चन, वो मॉक टेस्ट वाला लेक्चर अपलोड किया था, वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने सॉल्व कराया, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे ट्राइंगल होगा, जैसे आपको ये ट्राइंगल गिवन होगा। ठीक है, जैसे ट्राइंगल है आपके पास, एक बरमूदा ट्राइंगल है। ठीक है, आपके पास ए है, बी है और सी है। ठीक है, इसके कोई ना कोई आपको जो है वो देगा, क्या कहते हैं, पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स देगा इसके अंदर, जैसे x की वैल्यू देगा x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, ये हो जाएगा x3
ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा y3, ठीक है, या फिर ले लो आप z1 z3, इस तरीके से ले लो। तो क्या होगा, आप इसमें वो बोलेगा कि a से लेके b तक का डिस्टेंस मालूम करो, तो ये आपके पास पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट के जरिए आप जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस वाला फार्मूला है, बहुत ईजी है। ठीक है, देखो मेरा काम है आपको समझाना, आप लोगों को बताना। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से पढ़ना, वो आप लोगों का काम है। ठीक है, अब मैं एक एक को तो नहीं पढ़ाऊंगा ना कि भाई तुम लेके बैठो तुम पढ़ो, इस तरीके से तो नहीं होगा ना। बस आपने जो है समझना है। ठीक है, आप क्या करो, जो आप जिस चैप्टर में भी, सॉरी, जिस सब्जेक्ट में भी वीक हो, आप सिर्फ क्या करो, कुछ नहीं है, 4-5 दिन रहेगा, आपने कुछ नहीं करना, बुक खोलो। ठीक है, पहले चैप्टर से चलो। ठीक है, शुरू से आप चलो, जो जो भी मतलब आए ना, टर्म आए, उसके अंदर जो भी फार्मूले हो जिस जिस चैप्टर में, बस शुरू से आप एक पहला चैप्टर देखो, उसमें कौन कौन से फार्मूले जो है मोस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं आपको, आपको खुद से जो लग रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, या की टर्म्स, या यूनिट्स हो गया, जैसे फिजिक्स में यूनिट्स हो जाता है, डायमेंशन हो गया, इसमें भी जो है मैथ्स में सारे फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये लिख लिख के रख लो और इनको अच्छे तरीके से याद कर लो। 25 MCQs होंगे, 25 में से आपके कम से कम 5 तो लगेंगे ना। अगर 5 जो मतलब आप याद करके जाओगे, 5 तो ऐसे होंगे जो लगेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि नकल के लिए भी कहते हैं नकल की जरूरत होती है, तो याद याद करना नहीं, याद करना एक अलग बात है, समझना अलग बात है, तो समझना ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, कौन सा आ जाता है, मिड पॉइंट। ठीक है, सेकंड आ जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अब बोले कि इसका मिड मिड वाला निकाल के दिखाओ, इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो जैसे आपके पास जैसे ए पॉइंट आपको गिवन होगा और बी पॉइंट आपको गिवन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइड्स बाई 2। ठीक है, आपको कोई भी 2 पॉइंट गिवन होंगे, लाइक इस तरीके से ए पॉइंट है, मैं आप एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट है आपके पास 1,2, ठीक है, और बी पॉइंट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है 3,4 यहाँ पे। अब देखो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे x1 क्या ये है, x2 क्या ये है, सॉरी, x1 क्या ये है और y1 क्या ये, x2 ये और y1 और y2 ये। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 ये आपको गिवन होगा, तो बस वैल्यू पुट करके सिर्फ प्लस करके इसको डिवाइड तो करना है, ये आसान है। तो बस ये आपके पास इस तरीके से मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में से था। अब चलते हैं डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, डेरिवेटिव। ठीक है, अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो मैं अभी आपको करवाता हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको जो सैम्पल पेपर दिया था ना, तो उसमें भी मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, सॉरी, डेरिवेटिव, सॉरी यार, वो गलती हो गई थी। ठीक है, देखो डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखो वो पहले हम समझते डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, मैं ले रहा हूँ पहले जनरल डेरिवेटिव x की पावर n का। ठीक है, किसका ले रहा हूँ, x की पावर n का। ठीक है, डेरिवेटिव जो मतलब ज़्यादातर सॉल्व होता है ना, वो किसके मुताबिक, वो किसके जरिए होता है, पावर रूल के मुताबिक। ठीक है, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव को, पावर रूल के मुताबिक। अब पावर रूल क्या होता है, ठीक है, वो मैंने एक जनरल लिखा रखा है यहाँ पे डेरिवेटिव। ठीक है, एक जनरल टर्म मैंने लिखा रखा है, यानी कि जनरल फंक्शन मैंने लिख रखा है। ठीक है, वो क्या लिखा है, x की पावर n। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा कि देखो ये जो n है ना, n क्या करेगा, x के साथ कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पे 1 है। 1 क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट है। जो मैंने आपको पिछला कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि x के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 है। ठीक है, तो ये n क्या करेगा, इसके साथ इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेगा, और उसमें से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर n को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, nx। ठीक है, और पावर में क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाए हमारे पास डेरिवेटिव, बस कुछ नहीं है डेरिवेटिव, ये है बस डेरिवेटिव, इतना सा सिंपल। बस एन जो है मतलब पावर जो है कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करती है, और उसमें से एक माइनस करता है। लाइक आपको जो फंक्शन दिया हुआ था, एक सैम्पल पेपर में सवाल दिया हुआ था, वो कुछ यूँ दिया था कि f(2). ठीक है, f(2) आपको जो फंक्शन है जो दिया हुआ था, ठीक है, वो सॉरी एफ ऑफ जो है, सॉरी, इस तरीके से दिया था, f(x) आपको फंक्शन दिया हुआ था, वो क्या था, x की पावर 2। बोल रहा था कि इसका डेरिवेटिव निकाल के दो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको बोल रहा था कि ये नहीं निकाल के दो। अब कैसे निकलेगा, ये 2 क्या है आपके पास पावर, वो किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, कॉफिशिएंट के साथ। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 2 1 जा 2, x ऐसा का ऐसा। ठीक है, पावर में से क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा। पावर हम लिखते नहीं है, जो कि 1 है, 1 है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो बस हम ये लिखते नहीं है। तो ये होता है डेरिवेटिव। अगर मैं लूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं बोलूँ कि 3 की पावर 2x का जो 3 का डेरिवेटिव लेना है, 3 की पावर 3 सॉरी 3x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेना है, तो हम कैसे लेंगे। ठीक है, 3 क्या करेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 3 जा 9। ठीक है, x ऐसा का ऐसा, इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही बचेगा ना, 3 में से 1 में गए तो 1 बचेगा, तो क्या हो गया हमारे पास, डेरिवेटिव हो गया। बस ये सिंपल इस तरीके से आपको डेरिवेटिव देगा, कुछ भी नहीं है वो पूरा, ज़्यादा आपको देगा नहीं, बस ये आपको डेरिवेटिव देगा। ये सिंपल डेरिवेटिव है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा,
वो इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। आपको बोलते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, ठीक है, अभी मैं वो आपको बताने लगा हूँ। या एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, खाली एक्स का। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद रखना, एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर एक्स की इंटीग्रेशन पूछे तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बस समझने का वो अभी यही है कि एक्स का जो है मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि जो है कांस्टेंट फंक्शंस हो गए, जो दूसरे फंक्शन होगा, तो उनकी डेरिवेटिव आपने कैसे निकालनी है, ठीक है। वो निकालनी नहीं है, वो बेसिकली आपने याद करना है वो फंक्शंस, ठीक है। सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शंस लिखे हुए, नेम ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। ये मेरे पास पुरानी बुक है जो मैं अभी आपको वही खोल के तो दिखा रहा हूँ बस। क्या आप नई बुक में भी देख लोगे तो ये टेबल शायद आपको मिल जाए, पुरानी बुक में तो ये मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 159 है, ठीक है। उसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट का फंक्शन क्या होता है, वो कह रहा है 0 होता है। कांस्टेंट से मुराद, अगर वो बोलते 2 का यहाँ पे डेरिवेटिव बताओ, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। अगर आपको बोले खाली 2 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, तो 2 क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, भाई कोई नंबर होगा कांस्टेंट, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हमारा फंक्शन गिवन होगा। अगर x होगा तो हम x की ज़्यादा रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या डेरिवेटिव कहलाता है। बस ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आया था वही पावर वाला, जो भी मैंने x की पावर n वाला डेरिवेटिव करवाया आपको, वो आ गया, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कॉस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव का टेबल है ये पूरा, ये आपको याद करना है। साइन कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। एक्सपोनेंशियल यानी कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो ई की पावर एक्स ही होगा। ए पावर एक्स का यानी कि लॉगरिथम आ जाए, अगर आपके पास जो है डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन आपके पास इस लॉगरिथम वाला आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो यहाँ पे लिख रखा है ए की पावर एक्स ln a, ठीक है। तो ये बस ये आपने याद करना है, बस इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल देगा, ठीक है, बस ज़्यादा इसमें देगा नहीं, ठीक है। अगर एंटी डेरिवेटिव की अगर वो इन्वर्स फंक्शन हो हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन हो तो उसका भी यहाँ पे टेबल बना हुआ है, तो ये आप देख लेना, ये याद करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने बेसिकली ये याद करने का तो इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब आगे इंटीग्रेशन को चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इंटीग्रेशन क्या होती है, अब समझने का ये है कि इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम भी देते हैं, वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव का उलट, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव बोलो या इंटीग्रेशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। देखो मिसाल ये के तौर पे आपने क्या करा, आपने करी एक्स स्क्वायर की जो है डेरिवेटिव, ठीक है। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या है आपके पास, 2x आई, यही आई ना, सिंपल। अगर मैं x की डेरिवेटिव बोलूँ तो आपके पास क्या आ रही है, x की डेरिवेटिव 1 आ रही है, ये डेरिवेटिव की बात हो रही है, कहीं नहीं इंटीग्रेशन यहाँ पे समझ लो। मैं अभी आपको डेरिवेटिव बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ रहा था 2x, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ रहा था 1 आ रहा था। अब यहीं पे हम जो है इसकी एंटी डेरिवेटिव की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं x पावर n का यहाँ पे जो है, पहले यहाँ पे सॉरी यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैं ले रहा हूँ x पावर n का एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, मैं आई से डिनोट कर देता हूँ, ये इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे ली जाएगी कि आपका जो है पावर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा और वही पावर आपकी नीचे आ जाएगी, यानी कि n+1, ठीक है। जो भी मतलब पूरी पावर होगी वो नीचे आएगी, खाली ये 1 नहीं आएगा, पूरी पावर आएगी, ठीक है। तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव। अब देखो मैं यहाँ पे मैं 2x की यहाँ पे लेता हूँ मैं इंटीग्रेशन, ठीक है। 2x की इंटीग्रेशन लूँगा तो x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें प्लस करूँगा 1 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1+1, ठीक है। तो ये आ गया, तो मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी 2x की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव क्या है उसका उलट है, यानी कि अगर हम डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, देखो डेरिवेटिव से हम इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या है उसका उलट है। अगर हम डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव बन जाता है। तो बस ये डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक है। बस ये इंटीग्रेशन है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको जनरल इंटीग्रेशन बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इंटीग्रेशन को यूज़ करोगे, ठीक है। आप जो इंटीग्रेशन की जो साइन होती है वो यूँ होती है, जैसे आपको बोल दे कि एक्स की इंटीग्रेशन बताओ dx, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी वो बताता हूँ, ठीक है। अगर x की इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी, देखो क्या होगा इंटीग्रेशन में, x पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, ऐसे ही होगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे आ जाएगा। पावर हमने जो मतलब पावर में 1 प्लस करना है, डिवाइड में भी वही पावर आ जाएगी, और प्लस का c चाचा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि c लास्ट में आपने जो है लिखना है कि प्लस c जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने बस c कांस्टेंट लिखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट जो है कांस्टेंट है, तो ये आपने जो है लिखना है हर उसमें, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो है बेसिक ग्राफ जो है इसके टेबल दिखा देता हूँ और उसमें आपको समझा देता हूँ,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो मैंने चैप्टर खोल लिया। वही देखो मैंने आपको क्या बोली, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बात एक ही है। यहाँ पे वो उसकी पूरी डेफिनेशन दे रहा है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने वो प्रीवियस चैप्टर में वही डेरिवेटिव पढ़ा था और जो है बस ये था वो था। फिर उसने आगे आपको बता दिया कि जो है ये इसका जो है रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका उल्टा प्रोसेस होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसने क्या बोला है कि सॉरी यहाँ पे ये रहा कि आपके पास द रिक्वायर्ड फंक्शन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, वही आपके पास एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, जो हमारे पास उसका जो है रिवर्स होता है। ठीक है, जो है इसका रिवर्स होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स होता है। ठीक है, ये तो पुरानी बुक है, अगर आप न्यू बुक उठाओ ना तो उसमें बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ है यार। मैं कह रहा हूँ मेरे पास बुक रखी हुई है, इंशाल्लाह मैं एक काम करूँगा कि मैं वो न्यू वाली बुक जो अभी आई है ना इंटर की, वो मैं ड्राइव लिंक में अपलोड करके उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वो आप देख लेना। मैं कह रहा हूँ इतनी प्यारी बुक आई है ना, जो इसकी आपका बना कर इंटर की, उसमें इतनी जो है इतना डीपली एक्सप्लेन किया हुआ ना डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को, फंक्शन को, लिमिट को, जो भी है फला ढिमका दिमागा, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत प्यारा है यार, बेहतरीन यार, बहुत अच्छी बुक बनाई है इन्होंने। ठीक है, तो ये देखो इंटीग्रेशन आ गई, तो उस बुक में आप देखना, उस बुक से पढ़ना। ठीक है, वही मैंने आपको जो बोला फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, प्लस सी लास्ट में कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, ये लाजमी लिखना है। ठीक है, ये आप पढ़ के आए होगे, आपको पता होगा। फिर याद है उसकी टाइप, डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रल, जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल, वो तो आप जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सारे सवाल हैं। तो ये आ गए आपके पास टेबल। ठीक है, ये टेबल आपने स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपने याद रखने किस तरीके से है, क्या है क्या नहीं है, तो ये सब याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, ए पावर ई की पावर एक्स की जो है इंटीग्रेशन ले, तो वो भी क्या होती है, ई की पावर एक्स ही होती है। जैसे डेरिवेटिव लिया था ई की पावर एक्स का, तो वो सेम ही था दोनों। ठीक है, ठीक है सुनो, तो दोनों सेम ही होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लो, इंटीग्रेशन लो, सेम ही होता है, बस इंटीग्रेशन में प्लस सी आ जाता है। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो जो जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको मेरी ज़्यादा बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही आपने देखना। आपको ये नहीं देगा कि पूरा आपको दे दे भाई वो अल्लाह आपका भला करे, आपको इस तरीके से उठा के दे दे आइलेट थ्योरम बताओ। ठीक है, आइलेट थ्योरम जो इंटीग्रेशन में आता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल जो है इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से नहीं देगा, बस सिंपल इंटीग्रेशन देगा कि एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 3 की क्या होगी, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन देगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सर्किल वाला चैप्टर। सर्किल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस सर्किल की जो इक्वेशन याद रख लो, ये मोस्ट जो है इसकी जो इक्वेशन है वो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है इक्वेशन, ये है हमारे पास। ठीक है, एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का बी, उसके बाद इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर क्या हमारे पास रेडियस है, ए एक्स वाई क्या हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और ए बी क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा तो यहाँ से आपने जो है बस सिंपल आपको जो है यहाँ पे इक्वेशन देगा। जैसे देखो आपको सेंटर के पॉइंट्स दे रहा है, ए भी आपके पास पॉइंट्स है, सॉरी एक्स वाई आपके पास पॉइंट्स होंगे। ठीक है, रेडियस आपके पास आर है, तो आप इस तरीके से वैल्यू करके सेंटर बता सकते हो कि उसका सेंटर क्या होगा, या उस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो आपने बताना है। ठीक है भाई, यही है। और उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर हमारा वेक्टर्स वाला। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स भी है हमारे पास। तो वेक्टर्स में क्या है, देखो बेसिकली कुछ भी नहीं है। वेक्टर्स में आपको ये आ गया वेक्टर्स वाला। ठीक है, मिसाल अभी मैंने आपको जो है वन शॉट लेक्चर पढ़ाया था फिजिक्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो उसमें क्या था, स्केलर और वेक्टर में ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर में क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसी तरीके से ये होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेक्टर्स में क्या आपको जो वेक्टर्स गिवन होंगे उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, वो मैं फिजिक्स में बता चुका हूँ। तो इसमें आपने बस सिर्फ कुछ भी नहीं है, इसमें भी सीधा सीधा सिंपली मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला दे रहा है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैं भी पढ़ाया ना, मैंने आपको बताया ना कि रेडिकल x2 माइनस का x1 डिवाइडेड सॉरी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका रेडिकल, बस ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो उसमें भी डिस्टेंस और जो है सिंपल दो वेक्टर दे देगा, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना। मल्टीप्लीकेशन आगे आप खोल के खुद से पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बस यही जो हमारा वन शॉट लेक्चर था, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ फंक्शन है, लिमिट है और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, बस ये 4 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा वो है आपका टिग्नोमेट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री जो है इंशाल्लाह मैं कल परसों टिग्नोमेट्री हो गया, मेट्राइसिस हो गया, तो ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। और तैसे भी 3-4 दिन ही रहेगा यार, बस थोड़ा कुछ नहीं करो, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर ही देखो, पढ़ो और जो है अल्लाह की इबादत करो, बस यही हाल है।
और पास होने का और कुछ हल नहीं है, ठीक है, बस पास तो हो जाओगे, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इतनी मेहनत से वीडियो बनेंगे तो बस सिर्फ आपका जो है एक अच्छा सा कमेंट आप कर दीजिएगा, और इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।